Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will revise our whole chapter marketing planning. Firstly, introduction and meaning. Planning is deciding at present as to what we are going to do in the future. प्लानिंग क्या होती है कि हमने प्रेजेंट में देखना कि हमने फ्यूचर में क्या करना है. मार्केटिंग की प्लानिंग क्या क्या हो सकती है कि कैसे वो अपनी फर्म की कंपनी की ग्रोथ करे, मार्केट में कैसे अपने आप को सर्वाइव करे, उसका रिस्क जो है वो मिनिमम हो और अपना प्रॉफिट जो उसका मैक्सिमाइज हो, अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करे और इमेज कैसे बनाए. मेनली जो मार्केटिंग प्लानिंग होती है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सभी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं कि हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है. इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर मार्केटिंग एक्शन. इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव प्रेजेंट गोल्स कि हमने प्रेजेंट गोल्स को कैसे अचीव करना है. और इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है, समरी होती है, करंट मार्केटिंग सिचुएशंस होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक्शन प्रोग्राम्स, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंट्रोल्स. नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस. मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है असेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की सबसे पहले हमें एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को. अपॉर्चुनिटीज़ की हेल्प से कैसे हम अपनी फर्म को आगे लेके जा सके, डेवलप कर सकें, और थ्रेट्स की हेल्प से कि हमें पता चले कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए. नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसका जो भी रिजल्ट होता है वो एक डिज़ायरेबल रिजल्ट होता है, उसको हम कभी भी पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं. अब जो मार्केटिंग के गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल होते हैं या ऑपरेटिंग होते हैं. जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मॉनिटाइज्ड इंडिकेटर्स में. ऑन दी अदर हैंड जो हमारे ऑपरेटिंग गोल्स होते हैं वो नॉन मोनेटाइज एक्सपेक्टेशंस होती हैं. नेक्स्ट है फ्रेमिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़. अब जब हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने अपनी स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ को बिल्डअप करना है. इससे क्या होता है कि पॉलिसी इज़ अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर थिंकिंग एंड एक्शन. अब जैसे हमारी स्ट्रेटजी हेल्प करती है कि हमने कैसे अपने एक्शंस करने हैं और कैसे हमने सोचना है. और स्ट्रेटजी इज़ अ कंसिस्टेंट बॉडी ऑफ पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स. इसके हेल्प से लाइक जैसे हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है तो इसके अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है कि हम अपनी प्राइसेस को कम कर दें और जो हमारी सेल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करें. लाइक जैसे हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेम रखे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करें बट जो उसकी प्राइसेस है वो सेम रखें. इससे क्या होगा कि सेल इंक्रीज़ होगी. अगर किसी को अपने मार्केट शेयर में अपने इंक्रीज़ करना है मार्केट शेयर में, देन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या होगी, लोअरिंग द प्राइसेस टू इंक्रीज द सेल्स, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी विदाउट रेजिंग द प्राइस. मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय बेसिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से, और जो स्ट्रेटजीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं गोल्स एंड टारगेट से. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग ऑफ ऑपरेशंस. अब प्रोग्रामिंग ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट में होती हैं वो डेवलप करती हैं, एक एक्शन डेवलप करती हैं. इन इन इफेक्ट सब प्लान्स आर टू बी प्रिपेयर सच. इसमें क्या होता है कि सब प्लान्स हम बनाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स प्लान, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लान, प्राइसिंग प्लान, ये सभी प्लान्स बनाते हैं. और इसकी हेल्प से क्या होता है कि मैनेजर को पता चलता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है. मेनली ये एक प्रॉपर पॉलिसी जो होती है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि कैसे अपने मैनेजर को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. दैट इनेबल्स द मैनेजर टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी गाइडलाइन कि उसी पॉलिसी जो लिखी हुई हैं गाइडलाइंस उसी में रहकर कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे. नेक्स्ट है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स. लाइक क्या होता है कि वेन एवर एंड वेयर एवर जब भी डिसेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग फॉलो की जाती है तब वो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स होता है. दिस इंटीग्रेशन प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ईच सब प्रोग्राम इन रिलेशन टू अदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड बेनिफिट्स डिराइव्ड इन द अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान. अब क्या होता है कि हमारे अपने कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है. मोबिलाइजेशन प्लान पोर्ट्रेट्स क्वांटम टाइप्स कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज टू इम्प्लीमेंट द मास्टर प्लान कि मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कैसे करना है.
लाइक जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैन पावर। जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं एडवर्टाइजिंग, डेवलपमेंट, मटेरियल्स हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, सेलिंग किट। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होते हैं। और जो मैन पावर रिसोर्सेज होते हैं वो रेफर करते हैं कि हमने कितने मैन और वीमेन की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग दी ऑपरेशंस। अब मॉनिटरिंग दी ऑपरेशंस क्या है कि फाइनल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें अपना ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा जो भी प्लानिंग प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन कंट्रोल क्या होता है, इज़ अ काउंटर साइड ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट्स ओनली व्हेन वी हैव फीडबैक एंड कंट्रोल। प्लानिंग प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब हमारा क्या होता है उसके ऊपर कंट्रोल हो और हमें उसके फीडबैक मिले। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। अब इसके क्या ज़रूरत है, लाइक जैसे इट इज़ सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्रैक्टिकल है कि हमारा जो भी पार्टिसिपेट्स करते हैं इसमें वो मतलब प्रॉपर सारा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इट इज़ सिलेक्टिव एंड अडेप्टिव। इसमें जो भी मैनेजर्स होते हैं वो सभी सिलेक्ट किए जाते हैं, ऑल दी मैनेजर्स कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, है कि हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज हो सकता है। इट इज़ प्रीसाइज कहते हैं कि इसमें जो भी हमारे इसमें हम अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ईजी एंड क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इट हैज़ रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सभी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इट इज़ मोटिवेटिंग एंड इट हैज़ मिनिमम पेपर वर्क, कम से कम पेपर वर्क होता है। एंड इट हैज़ अ डायरेक्शन, ये हमें प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान्स। अब मार्केटिंग प्लान्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्लान्स होते हैं, एक टाइम स्पेंड प्लान्स होते हैं। जो स्ट्रक्चरल प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हम जो भी हमारे सेपरेट सेपरेट प्लान्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन कर लेते हैं एक प्रॉपर मतलब वेल नीट मार्केटिंग प्लान, मतलब एक इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन जो भी हमारे अलग अलग प्लान्स होते हैं, सेपरेट प्लान्स होते हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। लाइक जैसे हमारे सेपरेट प्लान्स होते हैं प्रोडक्ट ग्रुप्स के ऊपर, मार्केटिंग सेगमेंट्स के ऊपर, कस्टमर ग्रुप्स के ऊपर। देन इनके ऊपर अलग अलग प्लान्स बनाकर फाइनली इनको सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है एक सिंगल डिपार्टमेंट मार्केटिंग प्लान में। नेक्स्ट है टाइम स्पेन प्लान्स। अब टाइम स्पेन प्लान्स कैसे होते हैं कि कई बार क्या होता है हमारे जो प्लान्स होते हैं वो कुछ मंथ्स के होते हैं और कई बार क्या होता है कुछ ईयर्स के होते हैं। लाइक जैसे शॉर्ट रेंज के हो गए, लॉन्ग रेंज के हो गए। जो हमारे शॉर्ट रेंज के होते हैं वो रेंज बिटवीन 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बीच में होते हैं। ये प्लान्स जो होते हैं वो इश्यूज़ कवर करते हैं, लाइक जैसे कि हमें कितना इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए, या रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन इश्यूज़। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे लॉन्ग रेंज प्लान होते हैं वो 1 ईयर रेंजिंग टू द 5 ईयर्स और इवन 10 ईयर्स तक होते हैं। और इसमें जो भी इश्यूज़ कवर किए जाते हैं वो होते हैं कि न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, कल्टीवेशन ऑफ न्यू मार्केट, एंट्री इनटू न्यू मार्केट, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ये सभी इश्यूज़ इसमें कवर किए जाते हैं। मेनली जो शॉर्ट रेंज प्लान्स होते हैं वो डील करते हैं विद द रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो लॉन्ग रेंज प्लान्स होते हैं वो डील करते हैं विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यानी कि जो शॉर्ट रेंज होते हैं वो तो जैसे डेली रूटीन के हमारे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हैंडल करते हैं, बट जो लॉन्ग रेंज प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्लानिंग। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसी। कई बार क्या होता है कि इसमें जो एक्यूरेसी की डिग्री होती है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे एक तो क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो रिलायबल डाटा नहीं होता, लैक ऑफ रिलायबल डाटा होता है। और सेकेंडली जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस है, हमारा एक्सटर्नल से लिया होता है डाटा, तो एक्सटर्नल क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो इसका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट है इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। अब इसमें क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटीज़, corporate inflexibilities pose another serious threat to the working of firms, let alone the firm's plan.
जैसे क्या होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जो हमारे इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रेफर करती हैं एटीट्यूड्स को, परसेप्शन को, बिहेवियर ऑफ मार्केटिंग एंड अदर पर्सन्स। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं कि दे आर caused by the external environment over which the firm has नो और वेरी लिटिल कंट्रोल, जो कि जिसके ऊपर फर्म का कंट्रोल नहीं होता। दीज आर फ्रॉम चेंज एंड रेजिस्टेंट फ्रॉम सोशल, लाइक जैसे सोशल हो गए, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज हो गए। मेनली क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक जैसे दो तरह के अपना इन्वायरमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में कैसे होती है इंटरनल मार्केटिंग, इनमें इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ कैसे आती हैं कि हमें उनका कंज्यूमर्स का एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, ये सब बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ आती हैं। और जो हमारे एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है वो लाइक जैसे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल हो गई। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड ड्राइव। अब लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड ड्राइव में क्या आता है कि कई बार इसमें जो भी हमारी मार्केटिंग प्लानिंग में स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स एंड गोल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जो भी हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं या जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं वो फ्री माइंड या ओपन माइंड होकर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्रेशर। बहुत ज़्यादा काम होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। अब इसमें कौन कौन से 3 लेवल्स आते हैं मार्केटिंग प्लानिंग में। सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन टेक्टिकल प्लानिंग, देन ऑपरेशनल प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मतलब कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ को प्लान किया जाता है, उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजीज़ को, ताकि हम अपने फर्म के गोल्स को अचीव कर सकें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिग्निफाइज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टिंग इन टाइम एंड ट्रेजर टू परस्यू those opportunities and predicting the outcome of those investments। इसमें क्या होता है कि ब्रॉड इसका जो स्कोप होता है उसके प्लानिंग इज़ ब्रॉड होती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। इसमें जो होता है कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है कि इट कंसीडर बोथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दोनों कंसीडर करती है। एक्सटर्नल भी कंसीडर करती है और इंटरनल भी कंसीडर करती है। इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। जो सेकेंडली है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या होती है कि हमें अपनी जो भी आने वाले 5 और 10 ईयर्स का एक एडवांस में बताती है कि हमारी मार्केटिंग की कैसे कंडीशन होगी। नेक्स्ट थर्डली क्या है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटर क्या होता है, पहले ही प्रिपेयर होते हैं कि कैसे उसको अपनी नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में कैसी सिचुएशंस आने वाली है उसको उन्हें कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है टैक्टिकल प्लानिंग। अब टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, टैक्टिकल प्लानिंग का जो स्कोप होता है वो टैरो स्कोप होता है और इसको मेनली मिडिल मैनेजमेंट यूज़ करती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये बहुत ज़्यादा नैरोर होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत ज़्यादा नैरोएस्ट है, वो टैक्टिकल प्लानिंग से भी बहुत ज़्यादा नैरोअर स्कोप है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसकी भी। ऑफ ऑल द फॉर्मल मार्केटिंग प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस इट्स स्कोप इज़ नैरोएस्ट एंड इज़ मोर कंसर्न विद द मैटर्स ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले है सिचुएशनल एनालिसिस, कि हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। हमारे जो भी अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, लाइक जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल कंडीशंस, कंज्यूमर्स, कंपटीटर्स, और हमारे जो भी इंटरनल कंट्रोलेबल होती हैं उन सभी को देखना चाहिए। ठीक है, बिफोर डेवलपिंग एनी एक्शन प्लान द डिसीजन मेकर मस्ट अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। अगर हमें कोई भी एक्शन प्लान को डेवलप करना है तो डिसीजन मेकर को सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझना चाहिए और उसके ट्रेंड्स को देखना चाहिए कि वो कैसे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। द सिचुएशनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स, आगे इसमें इन्वॉल्व होते हैं मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मार्केट मेजरमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। इसमें सबसे पहला जो है मार्केटिंग एनालिसिस। अब मार्केटिंग एनालिसिस में क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, कि हमें
देखना होता है कि हम कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें, उसकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करें, इसमें हमें ये एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एनालाइज। कम्पिटिटिव एनालाइज में होता है कि हमें अपने कम्पिटिटर्स को भी देखना चाहिए कि कम्पिटिटर कितनी प्राइसेस रख रहे हैं प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट है मार्केट मेजरमेंट। अब मार्केट मेजरमेंट में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मेजर द अकाउंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिमांड इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द साइज ऑफ वेरियस सेल्स अपॉर्चुनिटीज विद इन इट। अब जो इसमें टॉप मैनेजमेंट होती है वो फुली अवेयर होती है साइज एंड द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, और जो मिडिल मैनेजमेंट होती है उसको हर एक प्रोडक्ट कैन हार्डली द मेड विदाउट द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी सेल्स। मीन्स कि टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इसमें होता है कि जो प्रोफेसर पीटर ड्रकर है उसने बोला है कि इसमें मेन जो होते हैं की एरियाज़ वो होते हैं कि सबसे पहला आता है कंज्यूमर क्रिएशन ऑब्जेक्टिव, कि हमें सबसे पहले कंज्यूमर्स को क्रिएट करना है, कंज्यूमर्स को बनाना है। नेक्स्ट है इनोवेशन ऑब्जेक्टिव। अब जब कंज्यूमर्स बना लिए तो उनके लिए कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करके प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि लाइक जैसे एनी बिजनेस को 3 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मैन पावर, कैपिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ये सभी कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे। लास्ट रहता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब हर एक कंपनी का अपना एक प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने उनको प्रॉफिट को अर्न करना है, बट ये जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी भी किसी भी फर्म का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग द बिजनेस कंपोजिशन। अब डिटर्मिनिंग द बिजनेस कंपोजिशन में क्या होता है कि कंपोजिशन को समझने के लिए डिज़ाइन बहुत द कॉर्पोरेट एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को समझना पड़ता है। डिटर्मिनिंग द बिजनेस कंपोजिशन इज़ कंपैरेटिवली, बिज़नेस कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है जब कोई कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, लाइक जैसे बाटा कंपनी है वो शूज़ बना रही है। अब ये उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है और बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा समझना बिज़नेस कंपोजिशन बहुत टफ हो जाता है। इसमें क्या आता है कि कोर बिज़नेस होता है। अब कोर बिज़नेस क्या होता है कि हमारी जो एसेंशियल और मेन एक्टिविटी होती है हमारी, लाइक जैसे कोई भी कंपनी होती है वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करती है, फिर उसके आगे उसकी जो भी प्रोडक्ट लाइन बनती है या उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब जो उसका वो पहला प्रोडक्ट होता है वो एक कोर एक्टिविटी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सिंगर कंपनी ऑफ इंडिया है, उसने सबसे पहले स्विंग मशीन बनानी स्टार्ट की, उसके रिलेटेड अब उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, लाइक टोस्टर, ग्राइंडर, मिक्सर, राइस कुकर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की लिप्टन है। लिप्टन कंपनी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था टी से, बट अब उसने कॉफ़ी भी स्टार्ट कर दी, वनस्पति, एडिबल ऑयल, बहुत सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। तो कभी भी कोई भी कंपनी अपने कोर बिजनेस से, कोर एक्टिविटी से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, उसको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए और भी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट है बट उसके लिए हम न्यू मार्केट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रसना, रसना प्रोडक्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, और ये क्या है कि सबसे पहले मुंबई में स्टार्ट की गई थी। अब प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट एक है और उसको हमने, जो हमारी मार्केट थी हमने बनाई मुंबई, उसके बाद हमने उसको कहाँ तक लेके गए, महाराष्ट्र, फिर ऑल ओवर द नेशन, देन नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि न्यू मार्केट्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक होता है न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट एक ही होती है बट हम प्रोडक्ट्स उसके रिलेटेड और बनाते रहते हैं। जैसे फिलिप्स ऑफ इंडिया, उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल सच एज रेडियोज़, ट्रांजिस्टर्स, इनसे स्टार्ट किया था, बट अब वो बनाने लगी टेलीविज़न, ड्राई सेल्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने लगी, लाइक हेयर ड्रायर, ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, एनी डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम 3, इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं न्यू प्रोडक्ट, रिलेटेड और कोर रिलेटेड होते हैं, कोर अनरिलेटेड होते हैं। न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमें न्यू प्रोडक्ट बनाना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है वो लिंक करता है प्रेजेंट प्रोडक्ट, सच एज लिंकेज में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ भी लिंक होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारी एक कंपनी है या हमारा एक काम चल रहा है कि हमारी मिल्क की डायरी है,
ठीक है, मिल्क हमारा जो प्रेजेंट बिजनेस है वो यही है, मिल्क की डेयरी। बट हमने क्या किया कि इसको बैकवर्ड लिंकेज किया कि हमने लाइक बुफेलोज काउस का भी काम स्टार्ट कर दिया कि हमने वहीं से डायरेक्ट मिल्क लेके उनको उसको आगे प्रेजेंट बिजनेस में मिल्क लेके उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी बिजनेस को फॉरवर्ड लिंकेज में कैसे किया कि उसके आगे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक बटर, आइसक्रीम, घी, उसको भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने प्रेजेंट प्रोडक्ट को बैकवर्ड लिंकेज भी कर दिया और फॉरवर्ड लिंकेज भी कर दिया। नेक्स्ट है कोर रिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब कोर रिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें मोर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक जैसे एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो सबसे पहले मशीन्स बना रही है। अब मशीन्स बना रही है, अब उसने उसके साथ रिलेटेड रेफ्रिजरेटर बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही बना रही है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है। इसको बोलते हैं कोर रिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक होता है कोर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कि लाइक जैसे कंपनी है ब्रूक बॉन्ड ऑफ इंडिया, उसने सबसे पहले स्टार्ट किया टी एंड कॉफ़ी से, बट अब उसने डाइवर्सिफाई कर दिया इनटू मसाला आइटम्स अंडर द ब्रांड नेम सोना, कि बिल्कुल ही अलग हो गया, टी एंड कॉफ़ी और मसाला दोनों ही अलग हो गई। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस यूनिट क्या होते हैं? एनालाइजिंग एनी बिजनेस यूनिट इज़ टू लुक फॉर द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे हैविंग डीप बियरिंग ऑन वन अनदर। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमें उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता होना चाहिए। इन दी कनेक्शन क्या होता है, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स। इसमें 2 मेथड्स आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड्स एंड प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड। अब प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड में 2 वे ग्रिड्स होते हैं और इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, नेमली अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एंड यूनिट्स बिजनेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर्ड। नेक्स्ट है प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब PIMS क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च प्रोग्राम, बेटर नॉन एज PIMS। मेनली ये अपने डाटा को कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है। लाइक जैसे 20 ईयर्स का डाटा होगा उसको एनालाइज करेगी और प्रोवाइड करेगी। नॉर्मली जो हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो 2 टाइम रेंजेस होती है, 1 to 4 ईयर्स एंड 5 to 10 ईयर्स। इसकी अब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या होती है PIMS की? इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोस्ट फेवर आते हैं कि हमें प्रॉपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन मिल जाती है और एनालाइज हो जाता है। इससे क्या होता है कि बट इसमें एक जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि हमारा जो डाटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, ज़्यादा रिलायबल डाटा नहीं होता। नेक्स्ट है सिलेक्ट बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब इसमें क्या होता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी टास्क। अब ऑब्जेक्टिव को सेट करना वो इजी टास्क नहीं होता। इट इज़ टू मूव फ्रॉम मैक्रो लेवल टू द माइक्रो लेवल, दैट इज़ कॉरपोरेट लेवल टू द बिजनेस यूनिट लेवल। बहुत ध्यान से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ता है कि हमने कैसे अपने बिजनेस के को आगे लेके जाना है, उसकी ग्रोथ करनी है और कैसे हमने उसके गोल्स को अचीव करना है। वंस द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, जब उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशंस बन जाते हैं, देन दे प्लान करते हैं कि हमने उसको कैसे अचीव करना है। दिस इज़ अटेन्ड बाय स्ट्रेटजीज एंड ग्रैंड प्लान्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय कंसीडरिंग विच मैनेजमेंट। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट कर लेती है अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर लेती है, इट नोज, तब उसको पता चल जाता है वेयर इट वांट्स टू गो, कि वो कहाँ जाना चाहता है। अब जो नेक्स्ट मैनेजर टास्क होता है वो डेवलप करता है ग्रैंड डिज़ाइन टू गेट देयर। Its strategic plan. Marketing strategy formulation at business unit level is care of the entire strategic marketing planning. It is so because it is the strategy that distinguish one firm from another, as the offerings are quite distinct from those of competitors. It goes without saying further that it is the strategy that makes a firm a success or failure in the marketplace. अब ये क्या करती है, हेल्प करती है, बताती है कि हम कि हमारे जो मार्केट प्लेस में होते हैं कि वो हमारे सक्सेस होगी या हमारा फेलियर होगा, तो उन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से हमें पता चल जाता है। लाइक जैसे मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है, वो प्रोवाइड करती है क्लियर डायरेक्शन इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग strategy. MOA is an exercise that defines the product market with its dimension of demand, industry and competition, and offers an operational schemes for use in analyzing and selecting the strategies. अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल प्लान्स जो होते हैं वो होते हैं कि सेल्स प्लान और सेल्स फोरकास्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, चैनल प्लान, सेल्स
फोर्स प्लान, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्लान। नेक्स्ट होता है कि एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ये सभी होते हैं। Thank you. That's it for today's video. If you guys like the video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to never miss any updates.